हजारों साल पुराना इतिहास, जहां ट्रॉय की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर ग्रीक लोग पिछले 10 सालों से ट्रॉय के लोगों से जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि जो ग्रीक का राजा है जिसका नाम एगमेनॉन है, उसका एक ही सपना है कि वो ट्रॉय को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले। और ये जंग हो रही है ग्रीक की महारानी, जो कि एगमेनॉन के भाई की पत्नी है, जिसका नाम हेलन है, जो कि दुनिया में सबसे सुंदर है उसकी वजह से। क्योंकि ट्रॉय का राजकुमार पेरिस उसे अपने साथ भगाकर ट्रॉय ले आया, जिससे एगमेनॉन को मौका मिल गया और अब वो पूरी तरह से ट्रॉय को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन ट्रॉय की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उसके पार जाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन एगमेनॉन के साथ एक ऐसा राजा भी है जिसका नाम ओडिसियस है, जो कि रणनीति में बहुत ही माहिर है। और वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे जंग पूरी तरह से इनके पक्ष में आ जाती है। वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाता है जिसके अंदर सभी योद्धा छुप जाते हैं, और साथ ही ये अपने पानी में जितने भी जहाज होते हैं उन्हें छुपा देते हैं। ट्रॉय के लोगों को लगता है कि ग्रीक लोग 10 सालों के लंबे संघर्ष के बाद हार मानकर वापस ग्रीक चले गए, और ये जो लकड़ी का घोड़ा है ये एक तरह का संधि का उपहार है। और वो उस घोड़े को अपनी दीवारों के अंदर ले जाते हैं। उसके अंदर बड़े बड़े ग्रीक के योद्धा छुपे होते हैं, जो रात को बाहर निकलकर ट्रॉय की दीवारों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उन्हें खोल देते हैं, जिससे पूरी ग्रीक सेना अंदर आकर ट्रॉय पर अपना कब्जा कर लेती है। और इस तरह से वो ट्रॉय की इस वॉर को जीत जाते हैं। जिसके बाद एगमेनॉन का भाई अपनी पत्नी हेलन को लेकर स्पार्टा वापस लौट जाता है। एगमेनॉन और उसके साथ जितने भी राजा होते हैं सब के सब वापस लौट जाते हैं। लेकिन ओडेसियस सीधे अपने शहर यानी कि अपने राज्य एथिका जाने की बजाय दुनिया घूमते हुए घर लौटने का फैसला करता है। इसीलिए वो और उसकी सेना अपने समुद्री जहाजों को लेकर एक अलग दिशा में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग अलग अलग टापू पर रुकते हैं। इस तरह से वो अपना सफर जारी रखते हैं। फिर वो लोग एक वीरान टापू पर उतरते हैं, जहां ओडिसियस को एक भेड़ नजर आती है जिसका वो पीछा करता है ताकि उन्हें भेड़ों का पूरा झुंड मिल सके। और अब उस भेड़ का पीछा करते हुए ये गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां सच में बहुत सारी भेड़ें होती हैं। लेकिन उनका मालिक एक बहुत बड़ा, जिसका नाम पॉलीफेमस है, वो उन सबको उस गुफा में कैद कर लेता है और कुछ सैनिकों को मारकर खा जाता है। आखिर में ओडिसियस और उसके साथी उस राक्षस को अंधा कर देते हैं और उस गुफा से भाग जाते हैं। पर जाने से पहले उन्हें समझ में आ जाता है कि पॉलीफेमस असल में समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है, जो कि अंधा होने की वजह से अपने पिता से इन लोगों की सजा के लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए अब ओडिसियस की पूरी सेना डर जाती है कि उन्होंने समुद्र के देवता को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते में परेशानी आएंगी। लेकिन ओडिसियस इन बातों पर ध्यान नहीं देता और वो आगे बढ़ता रहता है। पर अब सच में उनका सफर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे तूफान आने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। फिर वो सब खाने की तलाश में एक आइलैंड पर रुकते हैं, जहां पर बहुत बड़े साइज के आदमी रहते हैं, जो कि ओडेसियस की फौज पर हमला कर देते हैं और कई सैनिकों को मारकर कुछ जहाज भी तोड़ देते हैं। आखिर में सिर्फ एक ही समुद्री जहाज बचता है, जिसमें ओडेसियस और उसके कुछ सैनिक मौजूद थे। ये सब अपने राजा पर नाराज होते हैं, क्योंकि उनके गलत फैसलों की वजह से वो रास्ता भटक गए और उनके कई आदमी मारे गए। इसीलिए जब एक आइलैंड पर रुकते हैं तो वहां पर जितने भी सैनिक होते हैं वो ओडेसियस को जहाज के पास रुकने के लिए कहते हैं और खुद खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। खाने की तलाश में इन्हें घर नजर आता है, जहां पर सरसी नाम की एक औरत रहती है। वो उन सभी आदमियों को बहुत सारा नॉनवेज खाना देती है, जिसे खाकर वो मदहोश होने लगते हैं। तब सरसी उन्हें हाथ लगाकर सूअर बना देती है, क्योंकि वो औरत असल में एक विच यानी कि डायन थी, और वो वहां आने वाले सभी लोगों को अपने जादू से जानवर बना देती थी। उधर ओडिसियस को इस बात की फिक्र हो रही होती है कि उसके साथी बहुत देर से गायब हैं, अब तक वो वापस लौट कर नहीं आए। इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। जल्दी वो उस घर में पहुंच जाता है जहां पर सरसी रहती है, जहां पर सरसी ने उसके सभी लोगों को सूअर बना दिया है। ओडेसियस उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथियों के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो ओडेसियस को भी खाना परोसती है, पर वो उसे नहीं खाता,
क्योंकि ओडेसियस को वहां कई सारे जानवर और अपने साथियों का सामान देखकर सरसी पर शक हो जाता है कि वो एक डायन है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने उसके आदमियों को सुअर क्यों बनाया। तब सरसी बताती है कि अक्सर इस टापू पर कई सैनिक आते हैं जो कि उसका सामान और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो उन्हें खाने का लालच देकर एक जानवर बना देती है। इस पर ओडिसियस बताता है कि उसके साथी ऐसे नहीं थे, वो यहाँ पर सिर्फ खाने की तलाश में आए थे और जल्दी हम सब अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, इसीलिए सरसी उन सबको वापस इंसान बना देती है। फिर जब ओडिसियस अपने घर जाने का रास्ता पूछता है तो सरसी बोलती है कि वो लोग खो चुके हैं और अब उन्हें वापस लौटने के लिए मुर्दों की नगरी से जाना होगा, जहाँ पर टेरेसियस नाम का एक अंधा पैगंबर उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। तब ओडेसियस और उसके साथी अपना जहाज लेकर सरसी के बताए रास्ते पर निकल जाते हैं और एक अंधेरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां एक जानवर की बलि देने पर कई सारे मुर्दे आ जाते हैं, जो कि उन लोगों की आत्माएं थी जो कि उस जंग और सफर में मारे गए थे, जिसमें राजाओं का राजा एगमनॉन भी शामिल था, जो कि ओडेसियस को बताता है कि जब वो घर लौटा तब उसकी बीवी ने उसे धोखे से मार दिया, इसीलिए वो संभल कर अपने घर जाए। फिर एक सिपाही ओडिसियस को बताता है कि उसके राज्य में उसी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। इसके बाद वहां पर टेरेसियस ओडिसियस को आगे का रास्ता समझाता है और ये भविष्यवाणी करता है कि उस सफर में सभी सैनिक मारे जाएंगे और सिर्फ वही अकेला जिंदा बचेगा। लेकिन ओडेसियस उसे बोलता है कि वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मरने नहीं देगा। तभी उस जगह पर कई सारे मरे हुए सिपाही ओडेसियस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हें मरने से बचा नहीं पाए थे। तब वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और जो रास्ता टेरेसियस ने बताया था उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, जहां वो कई मुसीबतों का सामना करते हैं, जिसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं। आखिर में वो लोग एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर कई सारी गाय मौजूद होती हैं, जिनके मालिक होते हैं कैटल ऑफ द सन गॉड। टेरेसियस ने उन गायों के बारे में कहा था कि उन्हें खाना मत, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ओडेसियस अपने साथियों को इस बारे में बताता है, वो उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग कुछ दिन तक इस आइलैंड में फंस जाते हैं और उन्हें वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसीलिए बाद में उस सैनिक एक गाय को मारकर खा जाते हैं, जिससे ओडेसियस बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। फिर उन्हें उस आइलैंड से निकलने का मौका मिलता है और तब उन लोगों को गाय खाने की सजा मिलती है। समुद्र में तूफान आने लगते हैं। आखिर में उन पर आसमान से देवता ज़्यूस का कहर बरसता है। उनके जहाज पर बिजलियां गिरती है, जिससे वो नाव टूट जाती है और सभी सैनिक डूबकर मारे जाते हैं। अब सिर्फ अकेला ओडेसियस जिंदा बचता है, जो कि बेहोशी की हालत में एक जादुई टापू पर पहुंच जाता है, जहां कोई रास्ता नहीं होता। वहां पर एक औरत होती है जिसका नाम कैलिप्सो होता है। वो बहुत ही खूबसूरत है और वो अमर है, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि देवी है। उसे ओडेसियस से प्यार हो जाता है और वो उसकी बहुत सेवा करके उसे ठीक करती है। कैलिप्सो ओडेसियस से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर वापस जाना चाहता है, इसीलिए कैलिस्पो उसे एक जादुई फूल खिलाना शुरू करती है, जिससे ओडेसियस की याददाश्त चली जाती है और वो अपने घर परिवार को भूल जाता है। लेकिन ओडेसियस वहां पर खुश नहीं था। उसे अभी भी अपने घर वापस लौटने की बेचैनी सता रही होती है, इसीलिए कैलिस्पो फिलहाल उससे शादी नहीं करती और वो उस दिन का इंतजार करती है जब ओडेसियस पूरी तरह से अपना अतीत भूल जाएगा। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। ट्रॉय की जंग में 10 साल लगे थे। फिर 3 साल तक ये लोग समुद्र में भटकते रहे और अब ओडेसियस को इस टापू पर 7 साल हो चुके हैं, यानी कि वो पिछले 20 सालों से अपने घर से दूर है, जिस वजह से उसके राज्य इथिगो में सबने मान लिया होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी, जिसका नाम पेनोलोपी है, और उसका बेटा टेलेमिकस और एक अंधे नौकर जिसका नाम इमियस है, इनको यकीन होता है कि वो अब भी जिंदा है और जरूर वापस लौट कर आएगा। लेकिन ओडेसियस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर राज्य के कई अमीर और अय्याश लोग महल में आकर बस गए थे और वो पेनेलोपी से शादी करके इथिका का नया राजा बनना चाह रहे थे। इन लोगों को शूटर्स या दावेदार कहा जाता था, जिनमें सबसे बुरा होता है एंटीनियोस, जो कि टेलिकेमस के साथ बहुत बुरा सलूक करता था और पेनेलोपी के ऊपर शादी का लगातार दबाव डालता था। चाहकर भी इन शूटर्स को यहाँ से भगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी और ये सब के सब शूटर्स एक तरह से इनके मेहमान होते हैं,
जिन्हें इस तरह से भगाना बुरा माना जाता है। साथ ही राज्य में समुद्री लुटेरों का खतरा लगातार मंडरा रहा होता है, जिनसे रक्षा करने के लिए इन्हें इन लोगों की यानी कि शूटर्स की जरूरत पड़ सकती थी। इसीलिए पेनेलोपी किसी तरह से उन सब को झेल रही होती है और शादी की बात का बहाना बनाकर लगातार इन्हें टाल रही होती है। पर टेलीमेकस अब इससे बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपने पिता को ढूंढने का फैसला करता है, जिसके लिए वो कुछ लोगों के साथ स्पार्टा जाकर मेनलेस से मिलता है और उससे ओडिसियस के बारे में पूछता है। अब मेनलेस टेलीकिमस को बताता है कि किस तरह से हमने ट्रोजन यानी कि ट्रॉय की वॉर को जीता, जिसके बाद सब लोग अपने शहर के लिए रवाना हो गए, सिर्फ उसके पिता ओडिसियस और उनके लोगों के अलावा। लेकिन उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर टेलीकिमस अपने पिता की बहादुरी और अक्लमंदी के किस्से सुनकर बहुत खुश होता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता अब भी जिंदा है, वो घर वापस लौटकर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ इथेका में एंटोनियस और उसके कुछ दावेदार टेलीकिमस को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि वो राज्य की गद्दी को हड़प सके। इसीलिए एंटोनियस अपने कुछ आदमियों को टेलीकिमस को मारने के लिए भेजता है। वहीं जादुई टापू पर कैलिप्सो को देवताओं का इशारा होता है कि वो अब ओडिसियस को घर वापस जाने दे, जिसके बाद वो उसे जादुई फूल खिलाना बंद कर देती है और ओडिसियस उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। फिर जब उसे सब याद आ जाता है तब कैलिप्सो ये बोलती है कि तुम्हें खुद को समुद्र के हवाले करना होगा, मुसीबतों का सामना करना होगा, तभी तुम अपने घर वापस लौट पाओगे। इसीलिए ओडिसियस एक छोटी सी नाव बनाकर उस पर सवार हो जाता है। समुद्र में उसका सामना कई सारे तूफानों से होता है, लेकिन ओडिसियस हिम्मत नहीं हारता और जल्दी वो अपने राज्य इथिका पहुंच जाता है। फिर वो एक भिखारी का रूप लेकर महल के पास जाता है, जहां उसे अंधे इमियत से पता चलता है कि टेलीकिमस स्पार्टा गया है और शूटर्स ने उसे मारने के लिए कुछ आदमियों को भेजा है। इसीलिए ओडेसियस भी वहां पर चला जाता है और टेलीकिमस को उन कातिलों से बचा लेता है। पर वो अपने बेटे को नहीं बताता कि मैं ही तुम्हारा पिता ओडेसियस हूँ। वो कहता है कि मैं ट्रोजन वॉर का एक सैनिक हूँ और ओडेसियस ने मुझे यहाँ के हालातों का जायजा लेने के लिए भेजा है। लेकिन टेलीकिमस ये समझ जाता है कि ये उसके पिता ओडेसियस हैं। तब ओडेसियस उसे बोलता है कि वो महल में एक दावत रखे और सभी शूटर्स को वहां पर जमा करे ताकि उसे सबकी असलियत का पता चल सके। फिर टेलीकिमस महल में जाता है, जहां ओडेसियस भिखारी बनकर आता है। वहां पर वो दावेदार उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इसके बाद पेनेलोपी उससे बात करती है। वो बताता है कि मैं ट्रोजन वॉर में ओडेसियस के साथ था। वहां पर हम लोगों ने ट्रॉय की जनता के साथ बहुत गलत सलूक किया। कई बेगुनाह लोगों को हमने मारा, यहाँ तक कि हमने देवी अथीना की मूर्ति को तोड़ दिया, उसकी पुजारिन को भी खत्म कर दिया। अब से ओडेसियस को अथीना उन पुजारियों के रूप में दिख रही है और उसे उसके पापों का एहसास दिला रही है। इसीलिए ओडेसियस को लग रहा था कि उनके साथ उस सफर में जो कुछ भी हुआ वो उनके कर्मों का फल है। इसके अलावा राज्य में जिन समुद्री लुटेरों की बात चल रही होती है, असल में वो ग्रीक की सेना ही थी, जो कि खाने की तलाश में कई टापुओं को लूट रहे थे। फिर ओडेसियस पेनेलोपी को बताता है कि उसके पति अब भी जिंदा है और वो सही वक्त आने पर घर वापस लौट आएंगे। इसके बाद पेनेलोपी महल में एक प्रतियोगिता रखवाती है और सभी शूटर्स को बोलती है कि जो भी इस धनुष की डोरी को बांधकर 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर चलाएगा वो उससे शादी करेगी। फिर सभी दावेदार एक एक करके धनुष की रस्सी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी वो काम नहीं हो पाता क्योंकि वो धनुष ओडेसियस का था और उसे इस्तेमाल करने की ताकत सिर्फ उसी में थी। तब आखिर में वो भिखारी सामने आता है और उस धनुष में रस्सी बांध देता है, जिससे वहां पर सभी शूटर्स समझ जाते हैं कि ये ओडेसियस है। इसीलिए वो उस पर हमला कर देते हैं और ओडेसियस अकेला ही एंटिनियोस और कई दावेदारों को मार डालता है, जिससे डरकर बाकी लोग हार मान लेते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। आखिर में पेनेलोपी अपने पति से मिलकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ओडेसियस अपने बेटे को इथिका का नया राजा बना देता है और पेनेलोपी के साथ शहर छोड़कर शांति की तलाश में निकल जाता है, जहां दोनों पश्चिम के एक अनजान टापू में जाकर सभी मरे हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।